हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया था। 1773 से जितने भी चार्टर्ड एक्ट थे, बेसिकली हमने बात करी थी 1773 से लेके 1947 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स थे, चार्टर्ड एक्ट्स थे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स थे, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए आज़ादी तो हमें मिल गई, आज़ादी मिलने के बाद जो संविधान बना, बेसिकली अगर जो हम बात करें यहाँ पर, ये एक टाइम पीरियड था। ये टाइम पीरियड था आपका 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950। ये जो एक लगभग 2.5 से 3 साल का जो लगभग 3 साल का जो समय था, ये 2.5 साल मोटा मोटा आप कह लीजिए, 2.5 साल तक का जो समय काल था, इस टाइम पर जो जो घटनाएं हुई वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर संविधान जो बनाना है, कैसे बनाना है, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, कौन सी कमिटीज़ बनी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे आज। तो देखिए, सबसे पहले जो है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने डिमांड करी थी एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। कब करी थी? 1935 में। देखिए, ये तो एक पार्टी की बात हो गई, बट यहाँ पर एक नाम इंपॉर्टेंट है, वो है एम एन रॉय। एम एन रॉय सबसे पहले इन्होंने ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, इसका एक कॉन्सेप्ट दिया था, ये कॉइन किया था। बेसिकली इनकी ही बात थी, जिसको फिर पूरी पार्टी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने माना, और उन्होंने पूरी पार्टी ने एक डिमांड करी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो 1935 में, मतलब एक डिमांड करेगा कि बनाई जाए। उसके तहत जो है अगस्त ऑफर आता है। आपने हमने पिछले क्लास में भी देखा था, अगस्त को ऑफर के अंतर्गत जो है डिमांड जो थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, उसको रिकॉग्नाइज किया गया किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। और उसके बाद फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन जो है वो प्रपोजल लाता है कि भाई हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे आपके लिए, बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है। और उस चीज़ को बेसिकली क्या होता है कि भाई मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो क्रिप्स मिशन का प्रपोजल था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट मान गई थी, एक तरीके से प्रपोजल डाला था उन्होंने, तो उसको मुस्लिम लीग ने यहाँ रिजेक्ट कर देती है। फाइनली क्या होता है कि कैबिनेट मिशन जो है 1946 के अंदर आता है, और कैबिनेट मिशन को क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है, और इसके अंदर इलेक्शन कराए जाते हैं बेसिकली जुलाई और अगस्त 1946 के में। मतलब वर्ल्ड वॉर टू यहाँ पर आपकी खत्म हो जा रही है। देखिए, वर्ल्ड वॉर टू का जो टाइम पीरियड था, अगर जो हम बात करें, लिखा हुआ है ना वर्ल्ड वॉर टू, तो वर्ल्ड वॉर टू आपकी 1939 से शुरू होती है और 1945 तक लगभग ये चलती है। 6 साल का लंबा अंतराल था ये वर्ल्ड वॉर टू का। उसके बाद अगले साल 46 में जुलाई अगस्त के बीच में इलेक्शन कराए जाते हैं, और उसमें जो मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर्स की हम बात करें तो 389। देखिए, जो क्रिप्स मिशन था उसको तो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था, जो 1942 में आया था, बट जो 1946 में आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसको उन्होंने मान लिया, प्रपोजल उसका मान लिया था। और यहाँ पर बात करते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स थी वो 389 थी, जिसमें से 292 सीटें जो थी वो इलेक्टेड प्रोविंसेस से थी। 93 सीट्स, सॉरी, 292 सीटें प्रोविंसेस से थी, और 93 सीट जो है वो प्रिंसली स्टेट से थी, और 4 चीफली कमिश्नर प्रोविंसेस से थी। ठीक है। तो इस तरीके से सीटों का जो बंटवारा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। समटाइम्स ये जो डिवीज़न है नंबर ऑफ सीट्स का, ये किसी किसी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, बट कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो ऐसा चांसेस थोड़ा कम है कि अपकमिंग एग्जाम में पूछा जाए, बट पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का। और यहाँ पर जो सीट्स थी प्रोविंसेस के अंदर, प्रोविंसेस मतलब जो ये 292 सीटें थी, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन था अमंग 3 कम्युनिटीज के बीच में, और वो कम्युनिटीज थी मुस्लिम, सिख और जनरल। मतलब जनरल के अंदर बाकी सारी कम्युनिटीज आ रही हैं, सिख और मुस्लिम, ये 3 कम्युनिटीज के बीच में ये 292 सीटों का डिवीजन यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल। देखिए, जब 1773 का जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट, वहाँ से शुरू करते हैं और 1945 तक आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला, देखिए ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में बनाया है। तो देखिए, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है, फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये कब बनता है?
ये बनता है 1773 के अंदर। कौन? वारन हास्टिंग। देखिए ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली जो मैं आपको इस स्लाइड में दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट तो आपको बिल्कुल ही रटा होना चाहिए, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है इस सेक्शन के अंदर। तो गवर्नर जनरल जो पहले बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड वारन हास्टिंग 1773 के अंदर। उसके बाद बारी आती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, मैंने यहाँ पर बंगाल नहीं लिखा है, इसे आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। ये कन्वर्जन होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट में कब? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के अंदर। और वो कौन होता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है बारी वॉइस रॉय की। तो ये इस तरीके से क्रम चल रहा है आपका वॉइस रॉय। 1857 के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद है वो बदल जाता है आपका वॉइस रॉय के नाम में। और पहले वॉइस रॉय जो बनते हैं वो बनते हैं 1958 के अंदर। कौन? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग आपके पहले वॉइस रॉय बनते हैं और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहते हैं। ये दोनों चीज़ों में कॉमन है, तो इसी चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इसके बाद जब भारत आज़ाद होता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट वॉइस रॉय का जो पद है वो बन जाता है प्रेसिडेंट के फॉर्मेट में। और 1950 के अंदर पहले राष्ट्रपति जो हमारे बनते हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो ये चारों नाम, ये तो देखिए डेफिनेटली सभी को पता होगा, बट यहाँ पर क्या होता है ना, इन नामों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिए कौन कब बना। अब हम आते हैं बात अपनी मेन टॉपिक की। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके इलेक्टेड मेंबर जो थे, बेसिकली कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन हुआ। अनडिवाइडेड इंडिया था बेसिकली उस टाइम पर। देखिए इलेक्शन होने के बाद जब गवर्नमेंट बनने की बात आती है तो उस टाइम पर अनडिवाइडेड इंडिया था। और अनडिवाइडेड इंडिया की जो मीटिंग होती है वो होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और उस टाइम पर जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे, इंटरिम प्रेसिडेंट, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें थे सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके 2 दिन बाद, ये तो इंटरिम बना दिए, इंटरिम मतलब एक तरीके से टेम्परेरी, जब तक कोई परमानेंट नहीं बनता है तब तक। उसके 2 दिन बाद मतलब 11 तारीख को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आज़ाद भारत के भी पहले राष्ट्रपति थे, इनको बना दिया जाता है राष्ट्रपति, या कह लीजिए एक तरीके से प्रेसिडेंट बना दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आफ्टर 2 डेज। उसके 2 दिन बाद मतलब 9 को एक घटना हो गई, फिर 11 को एक चीज़ हो गई, फिर 13 दिसंबर को आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये क्या चीज़ है भाई? 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो रहा है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है आपका प्रीएम्बल, जिसे हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं हिंदी में। ये प्रीएम्बल पास किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और इसे इंट्रोड्यूस कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन, सॉरी नॉट ऑप्शन, इट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये 3 घटनाएं आपको 3 अल्टरनेट डेज में 9, 11 और 13 तारीख को घटित होती हैं। फिर हम बात करते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखिए पास तो हो गया था आपका कब? 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को तो हमने पास कर दिया, ठीक है। किसने पास किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। बट इसको अडॉप्ट किया गया था असेंबली के द्वारा कब? 22 जनवरी 1947 को। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखिए पास हो गया था दिसंबर में ही, बट लगभग 20 दिन बाद, लगभग 20-22 दिन बाद, आप ये कह लीजिए 20-22 दिन नहीं, बट यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि 40 दिन बाद आप कह लीजिए मोटा मोटा, आफ्टर 40 डेज ये जो है अडॉप्ट किया जाता है असेंबली के द्वारा। और यहाँ पर जो है बी एन राव, ये बी एन राव वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसी फॉर्म होनी चाहिए, हमें संविधान बनाना है, ऐसा कुछ जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो दिया था, ये वही बी एन राव हैं। इन्हें अपॉइंट किया जाता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, बिकॉज ही इज़ द लॉयर। ये लॉयर थे, ठीक है, वकालत की इन्होंने पढ़ाई की थी, इसलिए इन्हें अपॉइंट किया गया। अब यहाँ पर पहली मीटिंग के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो मुस्लिम लीग हुई, मुस्लिम लीग में देखिए जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान था इसे मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट किया, ये मान लिया, ठीक है, हम शर्तें मानते हैं। बट जब मीटिंग की बात आई, जी इलेक्शन वगैरह सब हो चुका है, उसके बाद जब मीटिंग की बात आती है तब मुस्लिम लीग क्या करती है? बाइकआउट करती है। बाइकआउट करने के बाद जो मेंबर्स की संख्या आपकी 389 थी, समथिंग 389 के आसपास ही थी आई थिंक, है ना। और वो संख्या आपकी रह जाती है, मतलब
बाइकआउट करने के बाद जो है कितने लोग बचते हैं भाई, यहाँ पर बचते हैं 211 लोग। ठीक है, तो 211 लोग जो है वो अटेंड करते हैं बेसिकली मीटिंग को। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि माउंटबेटन प्लान जो है वो आता है। माउंटबेटन प्लान जो बात करता है दो सेपरेट नेशंस के बारे में, जिसमें पाकिस्तान बनेगा और एक इंडिया बनेगा, इंडिया भारत हिंदुस्तान जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर पाकिस्तान दैट इज द ईस्ट बंगाल। देखिए दो पाकिस्तान के हिस्से बनेंगे, एक बनेगा ईस्ट बंगाल जो आज की डेट में बांग्लादेश है, और दूसरा होगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस मतलब वेस्टर्न पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और सिलेट डिस्ट्रिक्ट, ये सारे जो एरियाज हैं, ये सिलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम का है जो बांग्लादेश के अंदर जाएगा। तो इस तरीके से इन एरिया को डिवाइड किया गया है यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, फिर हम बात करें आगे कि फ्रेश इलेक्शन कराए जाएंगे न्यू प्रोविंसेस के अंदर जो बंगाल और ईस्ट पंजाब का हुआ। मतलब देखिए बंटवारा हो रहा है कि भाई वेस्ट बंगाल इधर जा रहा है, आपका पंजाब उधर कट रहा है, तो यहाँ पर अब क्या है, फ्रेश इलेक्शन की बात होने लगी। ईस्ट पंजाब का मतलब जो आपका ईस्ट पंजाब की बात कर रहे हैं, जो आज का हमारा इंडिया का हिस्सा है पंजाब का, वहाँ पर, और वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल मतलब वो वाला हिस्सा जो कटकर ईस्ट पाकिस्तान बना या फिर आपका बांग्लादेश बना। ठीक है, इस सेक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज के बारे में आती है बात, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 22 कमिटीज़ की गठन किया गया। इन 22 कमिटीज़ में से कुछ मैंने 7-8 कमिटीज़ को सेलेक्ट किया है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। यूनियन पावर कमेटी, इसके चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टीयरिंग कमेटी, ये क्वेश्चन कई बार आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्टीयरिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे या चेयरपर्सन आप कह लीजिए, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ के लिए जो चेयरपर्सन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। स्टेट कमेटी के पंडित जवाहरलाल नेहरू। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जितने के जितने 8 के 8 हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक दो चीज़ें और छूट गई है मेरी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि एक कमेटी थी आपकी, माइनर कमेटी थी बेसिकली, एडहॉक कमेटी थी एक, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। इसके चेयरपर्सन जो थे वो भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब हम बात करें अगर जो आगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो अपॉइंट करती है एक ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर जो 7 मेंबर्स हैं, ये कमेटी बेसिकली अपॉइंट की जाती है 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और जो अदर मेंबर्स हैं उनके नाम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 6 नाम जो लिखे हुए हैं, 6 के साथ बेसिकली मैं कहूँगा आपको 8 नाम दिखेंगे आपको यहाँ पर। तो वो सारे के सारे नाम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार पूछा जाता है इस टॉपिक, इस पॉइंट से बेसिकली क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए बी आर अम्बेडकर कौन थे, हेड थे, बेसिकली चेयरपर्सन थे आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। अब यहाँ पर अदर मेंबर जो थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, एक तो ये व्यक्ति थे। दूसरे थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदाउल्लाह, बी एल मित्तर। देखिए पहले तो बी एल मित्तर नहीं थे, जब शुरुआत हुई ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना, मतलब जब ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उस टाइम पर एन माधव राव अपॉइंट हुए थे। बट उनके देहांत के बाद, मतलब इन बिटवीन उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो है बी एल मित्तर को अपॉइंट किया जाता है। वही केस होता है यहाँ पर। पहले जो थे टी टी रामाचारी थे, टी टी रामाचारी को, उनकी भी डेथ हो जाती है और उनको रिप्लेस कौन करते हैं, डी पी खेतान। तो ये जो 8 नाम है, और प्लस जो बी आर अम्बेडकर, तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा, ये 8 के 8 नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार इस पॉइंट को जरूर पढ़ें। फिर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अडॉप्ट करती है नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, मतलब आज़ादी हमें 1 महीने बाद मिलने वाली है, लगभग 1 महीने बाद मिलने वाली है लगभग। अब ये कह लीजिए 1 महीना नहीं है तो आपके पास 20-25 दिन का टाइम है, उसके बाद आपको आज़ादी मिलने वाली है। बट उससे पहले हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा। और साथ में नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग्स को 24 जनवरी
1950 को अडॉप्ट किया गया। देखिए, नेशनल फ्लैग तो हमने आज़ादी की डेट से पहले ही अडॉप्ट कर लिया, बट नेशनल एंथम और फ्लैग सॉन्ग जो है ये हमने बाद में अडॉप्ट किया। अब बात करते हैं ये वाला जो टाइम पीरियड है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ये कई बार पूछ लिया जाता है किसी ग्रुप डी या ग्रुप बी सी के एग्जाम में कि कितना टाइम लगा। ठीक है, एक दो बार मैंने देखा है कि कई पेपरों में पूछा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनने में, मतलब सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और ये फाइनली बनकर तैयार हुआ ऑल द रीडिंग्स, ऑल द रेक्टिफिकेशंस, ऑल द मॉडिफिकेशंस के साथ में 26 नवंबर 1949 को। बट इस दिन लागू नहीं हुआ। ये लागू होता है कब? 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि 1930 के अंदर आईएनसी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने 26 जनवरी 1930 को कहा था कि हम पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है उसको उन्होंने मतलब रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने, और उस दिन एक्सेप्ट किया गया, मतलब उस दिन लागू किया गया, इनेक्ट किया गया। और इस संविधान को जो 26 नवंबर 1949 को बना, उसमें 284 मेंबर्स ने साइन किया। जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि 26 जनवरी 1950 को ये इफेक्टिव होता है, बन के तो आपको 1-2 महीने पहले ही तैयार हो चुका था। ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बना वो पास हुआ 3 रीडिंग के दौरान, मतलब उसकी 3 रीडिंग्स हुई 3 बार। देखिए, एक बार जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा नहीं कि हटा इधर से लाया उधर से लाया चिपका के बना दिया। ठीक है, उसको जब बनाया गया तो उसकी फर्स्ट रीडिंग हुई, लोगों ने पढ़ा समझा क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या हटा सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं और कितना बेहतर बना सकते हैं। इस तरीके से 3 बार इस चीज़ों को, इस प्रोसेस को गुजारा गया। और जो पहली रीडिंग हुई वो हुई थी, ये देखिए, ये रीडिंग के टर्म में अगर जो हम बात करें तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बाद ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो फर्स्ट रीडिंग आपकी देखने को मिलती है 4 नवंबर 4 से 9 नवंबर के बीच में 1948 में ये रीडिंग होती है। सेकंड रीडिंग आपकी अक्टूबर 1949 के अंदर होती है, नवंबर में के बाद 1 महीने बाद सेकंड रीडिंग होती है। और फाइनली जो थर्ड रीडिंग है वो 14 नवंबर को होती है, 14 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में होती है। और फिर फाइनली 26 नवंबर को ये मोहर लग जाती है कि भाई अब हमारा संविधान जो है रेडी है, इसको हम मानेंगे बाद से, मतलब इनेक्ट तो भविष्य में करेंगे बट इसे मानेंगे। और 1949 को रिसीव करता है सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके हस्ताक्षर भी यहाँ पर हो जाते हैं और डिक्लेयर हो जाता है बेसिकली दिस इज द पास्ट। मतलब जो संविधान बना है उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर के साथ स्वीकृति मिल जाती है कि अब ये भारत का जो है संविधान है, भारत का जो प्रशासन है, शासन, हर चीज़ जो है वो इसी संविधान के अनुरूप चला करेगा। बट ठीक है, और यहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो बनते हैं पहले रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमने देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीज़ें हमने इधर उधर से ली हैं, बट है तो फाइनली ये न्यू, ओवरऑल है तो नई चीज़ ना, क्योंकि हमारे पास पहले नहीं था ये सब, तो इसको हमने लिया है। ठीक है, फिर हम बात करें अगर जो आगे 1951 और 52 के बीच में पहला इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का। ठीक है, 51 में फर्स्ट, देखिए 51-52 के सेशन के दौरान, देखिए आज़ाद हुआ है भारत, भारत आज़ाद होने के बाद उसमें इलेक्शन करवाने बहुत एक लंबा प्रोसेस है, सभी के पास वोटिंग राइट्स नहीं है, वोटर कार्ड्स नहीं है, मतलब एक प्रोसेस नहीं, तो कुछ ही लोगों ने इलेक्शन के दौरान वोट दिए, मतलब एक सेलेक्टेड कास्ट या कह लीजिए सेलेक्टेड परसेंटेज ऑफ द पीपल्स ने यहाँ पर वोट दिया। उसके बाद देखिए भाई 1950 में तो लागू हुआ, पर 51 में पहला अमेंडमेंट ही आ जाता है, सबसे पहला अमेंडमेंट आ जाता है। देखिए अमेंडमेंट किस एक्ट के आर्टिकल के थ्रू होता है? 368 नंबर का जो आर्टिकल है उसके तहत जो है संविधान को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, पहला अमेंडमेंट यहाँ पर पास होता है। ओरिजिनली अगर जो हम बात करें संविधान की, तो ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। बट देखिए आज की डेट में करंट टाइम पे हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, और आर्टिकल्स की हम बात करें तो लगभग 400-450 के आसपास हैं। बट हम जो पढ़ते हैं फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हम यही 395 पढ़ते हैं, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो हम अमेंडमेंट्स के थ्रू में पढ़ते हैं, या फिर हम उन्हें देखते हैं कि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर देखिए बाकी चीज़ें क्या होती है, किसी पार्ट के अंदर ऐड कर दी गई हैं, सब पार्ट्स में बना दिया गया है, तो वहाँ पर आपको दिखते हैं। और शेड्यूल की बात करें तो इनिशियली 8 थे और एट प्रेजेंट हमारे पास 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, 26 जनवरी
को भाई चूज़ किया गया फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज जो हमने बात करी थी इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था पीपल आफ्टर द कांग्रेस सेशन लाहौर के अंदर। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन के दौरान ये पास किया गया था रेजोल्यूशन कि भाई हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, और 26 जनवरी को हम, मतलब देखिए 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ, लाहौर सेशन के अंदर ये जो रेजोल्यूशन है ये पास किया गया कि पूर्ण स्वराज की हम मांग करते हैं, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और ये भी डिक्लेयर करते हैं हम हर साल अब 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती। तो इसीलिए 26 जनवरी की डेट को जो है बेसिकली चूज़ किया गया था फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, न्यूली मेड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो इंपॉर्टेंट डेट्स घटित हुई। देखिए 9 दिसंबर को क्या होता है, पहली सिटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट। देखिए जब ये पहली सीटिंग हुई थी तो यहाँ पर कौन प्रेसिडेंट थे, सच्चिदानंद सिन्हा, हमने बात करी थी अभी पिछली 2-4 स्लाइड पीछे। ठीक है, 13 दिसंबर की हम बात करें तो 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, और उसके अगले साल 22 जुलाई 1947 को हम नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करते हैं। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स देखने को मिलती हैं इन द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड द पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, हम 15 अगस्त 1947 को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, 2 साल बाद 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड और इनेक्ट किया जाता है, और इनेक्ट बेसिकली होता है 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को होता है, जो हमने कई बार बात कर ली है अभी यहाँ पे। 24 जनवरी 1950 ये इंपॉर्टेंट डेट है। 24 जनवरी 1950 को हम नेशनल फ्लैग और नेशनल फ्लैग तो हम कर ही चुके हैं पहले ही, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग इसको अडॉप्ट कर कि ये हमारा जो है नेशनल सॉन्ग है और ये हमारा नेशनल एंथम है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट होता है आपका संविधान प्रेसिडेंट के पास होने के बाद, और पहले प्रेसिडेंट जो उसको पास करते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके पहले क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आती है कि 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक फर्स्ट जनरेशन इलेक्शन वॉज हेल्ड। मतलब देखिए बेसिकली फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जो चुनाव की बात है, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में भी बात करी थी कि जो पहला चुनाव है वो 51-52 के सेशन में हुआ पूरे देश के अंदर, और फिर एक गवर्नमेंट बन के आती है हमारे सामने। इन इम्पॉर्टेंट डेट्स के बाद हम बात करेंगे अगर जो इम्पॉर्टेंट सोर्सेस की। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन से देश से हमने कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बोरो करी है। देखिए हमारा देश का जो संविधान है, अगर जो हम कहें मोटा मोटा तो 60 से 70% हिस्सा तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें हैं ना वो दुनिया भर में, देखिए हमारा जो संविधान बना उससे पहले दुनिया में बहुत सारे संविधान बन चुके थे। तो जो ये सभी लोग जो लोग बना रहे थे, 7 लोग 8 लोगों की जो ये पूरी टीम थी, ये दुनिया में बहुत सारी जगह विजिट कर चुके थे। ठीक है, और विजिट कर चुके थे तो भाई जाहिर सी बात है वहाँ की चीज़ों को जानते थे, तो वहाँ की जो संविधान थे, वहाँ की जो अच्छी चीज़ें थी, उन सभी को एक मिक्स करके एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक संविधान हमारे लिए तैयार होता है। चलिए इनको भी देख लेते हैं फटाफट। आयरलैंड, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है, वहाँ से हमने लिया प्रेसिडेंट इलेक्शन, मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन का बारे में, डीपीएसपी के बारे में, पॉलिसीज़ एंड नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में हमने यहाँ से बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारी चीज़ें ली हैं, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, फेडरलिज्म लिया है, इमरजेंसी, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारी चीज़ें हमने ली हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। यूएसए की बात करें तो यूएसए से हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है, फंडामेंटल राइट लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और प्रियम्बल, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है। कनाडा से लिया है रेसिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में हमने कनाडा से लिया है। यूके से लिया है लॉ मेकिंग प्रोसेस, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, बाई कैमरल सिस्टम। यूएसएसआर दैट मीन्स रशिया। ठीक है, जब हमने लिया था तो ये यूएसएसआर था, उसके बाद ये रशिया बना।
वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, प्लानिंग, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, ये सारी चीज़ें हमने ली है। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको यहाँ पे मैंने बड़ा हाईलाइट करना था, बट हाईलाइट नहीं, छूट गया मेरे से, बट इसको आप बॉक्स में डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 368 आर्टिकल में दिया गया है, वो वाला कॉन्सेप्ट हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। राज्यसभा इलेक्शन के बारे में हमने यहाँ से लिया है। फ्रांस से लिया है रिपब्लिक, आइडिया, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से बोरो किए हैं। और फिर हम बात करें यहाँ पर आगे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कंकरेंट लिस्ट। देखिए 3 टाइप की लिस्ट है, एक सेंटर की लिस्ट है, स्टेट की लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। तो कंकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहीं से लिया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, देखिए बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो है, और इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर, सॉरी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो इफेक्ट होगा इमरजेंसी के दौरान, ये सारी चीज़ें हमने ली हैं कहाँ से, जर्मनी से। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर था वो यहीं समाप्त होता है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, जैसे आपका ये लास्ट वाला टॉपिक है जो हमने अभी बात करी यहाँ पर, जस्ट मिनट, ये जो पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। यहाँ से तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ में हम बात करें, ये डेट्स भी कभी कभार पूछ ली जाती हैं समटाइम्स। और साथ में आपका जो एक टेबल था हमारा, ये नाम भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये टेबल जो कमिटीज़ का है, कौन सी कमेटी के कौन से चेयरपर्सन थे, और बहुत सारी कमिटीज़ थी, बट दीज आर द फ्यू कमिटीज़ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और फॉरवर्ड करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।